नमस्कार दोस्तों। एक्सरसाइज 1.1 के बाद ये दूसरा अगला वीडियो है। थ्योरम हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ी थी, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है ये थ्योरम, एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। स्टेटमेंट इसका रिवाइज कर लेते हैं। द एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। क्या मतलब है इसका? मतलब मेरे ख्याल से आपको पता पड़ गया होगा, क्योंकि ये कोई नया काम नहीं है जो अपन पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल से आपको सभी को आते होंगे, नहीं आते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं अपन। एक नंबर है, प्राइम नंबर से आपको पता है क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 एंड सो ऑन, राइट। तो थ्योरम ये कहती है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, कॉम्पोजिट नंबर होता है जो किन्हीं और दूसरे नंबर्स के मल्टीपल से या प्रोडक्ट से बनता है। ठीक है, तो 8 को हम सिंपली शो कर सकते हैं 2 इस तरह से, यानी आप लिख सकते हो 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया आपका प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। 8 इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और भी बहुत सारे नंबर है, जैसे मान लो आप 24 को आप शो करना चाहते हैं या 26 को आप इस प्राइम फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो इसमें आप क्या करते हो, प्राइम नंबर्स को डिवाइड करते हो, यानी 13 और 13 एक प्राइम नंबर है, तो यानी 26 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 13। ठीक है, ये सिंपल सी थ्योरम है। बाद में देखो इसमें लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब ये है कि आप इसको 13 इंटू 2 भी लिख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्या था, एक थ्योरम है। तो एग्जांपल फिफ्थ हमारे पास है, कंसीडर द नंबर 4n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। यानी हमें ये बताना है कि क्या कोई वैल्यू ऐसी है जिसके लिए 4n, 4n का मतलब है, जैसे मान लो n तो यहाँ पर क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया n की वैल्यू आपके पास 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्रोग्रेस कर सकती है। ठीक है, तो 4n यानी जब आप n की वैल्यू 1 लेते हो तो ये हो जाएगा 4, 4 की वैल्यू 2 लेते हो तो ये हो जाएगा 16, 4 की वैल्यू 3 लेते हो तो ये 64 एंड सो ऑन, ये आगे मूव करेगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जिसके लिए ये जो डिजिट हमारे पास आ रहे हैं इनकी यूनिट डिजिट 0 हो सकती है क्या। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो कि n की किस वैल्यू के लिए 4n की वैल्यू 0 पर खत्म होती है या यूनिट डिजिट 0 बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दो, यूनिट डिजिट 0 होने का क्या मतलब है। जैसे मान लो एक नंबर लेते हैं 160। ठीक है, 160 एक नंबर लेते हैं हम, तो 160 के यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे देखते हैं। ये हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 20, 20 के बाद 10, फिर 5 और 1। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, एक छोटी वैल्यू लेके देखते हैं 10। 10 के लिए हम देते हैं 5, एक और वैल्यू देख लेते हैं
वैल्यू हमारी है 510, ठीक है, या फिर 170 लेते हैं। चलो 170 जब आप लोगे तो ये देखो, पहले तो 2 का डिवाइड जाएगा, 2 8 जा 16 और 5, फिर 5 का डिवाइड जाएगा 17 टाइम जाएगा और 1। यहाँ पे 3 नंबर्स का अपन ने प्राइम फैक्टर किया है। आपको एक पैटर्न पहचानना है कि कब यूनिट डिजिट 0 होता है। तो देखो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उनमें 2 इंटू 5 हमेशा क्या है, हमेशा आएगा अगर यूनिट डिजिट आपकी कितनी होती है, 0 होती है। समझ रहे हो बात को? यानी 4n की कोई वैल्यू अगर 0 पर खत्म होती है तो इसका मतलब ये है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 रहने चाहिए। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर कोई भी 4n ही नहीं, आप 5n लेके देख लो, 6n लेके देख लो, अगर 4n की किसी वैल्यू जो है वो 0 यूनिट डिजिट के साथ रहती है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 2 इंटू 5 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है तो क्या होगा? सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 4n डज नॉट एंड विथ 0। ये आपका आंसर रहेगा। आंसर को लिखने का क्या तरीका रहेगा वो आप देखो, उसमें आप ये सिंपल सा एक जस्टिफिकेशन दे सकते हो, फॉर एनी नंबर टू हैव 0 एज यूनिट डिजिट, it must have 2 into 5 as prime factor। ठीक है, 4n में क्या होता है, 4n is written as 2 into 2 power n। कोई 5, 2 तो आगे 5 नहीं आया, तो 4n does not end with unit digit 0 for any value of n। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आगे के जो 3 एग्जाम्पल है उनमें आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और एलसीएम और एचसीएफ हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो सबसे पहले देखो एग्जांपल 6 में आ जाते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर आपको पता है 4 इंटू 3 होते हैं, ठीक है, और 20 के प्राइम फैक्टर आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 5 होते हैं। 2 टू 4 5 और 4 इंटू 5 20, ठीक है। बात करते हैं अपन एचसीएफ की। तो देखो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ जब फाइंड आउट करते हैं तो हम प्राइम फैक्टर की सबसे लोवेस्ट पावर, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 3 की पावर 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 एंड 5, ऐसा लिखा जा सकता है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर की लोवेस्ट पावर को देखते हैं। 6, अब यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है वो 2 3 और 5 आ रहे हैं। 2 की लोवेस्ट पावर 1 है, 3 की लोवेस्ट पावर, देखो 3 की लोवेस्ट पावर जो है यहाँ पर 3 नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। यहाँ पर अगर 5 नहीं है तो 5 की वैल्यू यहाँ पे 0 एग्जिस्ट हो सकती है, क्योंकि 1 क्या होता है, मल्टीपल की आइडेंटिटी है, तो 1 से कोई इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो या तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे 5 फैक्टर ही नहीं है, तो 5 को अपन नहीं लिखें,
या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वो पावर 0 के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं 3 टू पावर 0, और अगला जो फैक्टर है वो 5 टू पावर 0, यानी 2 की मिनिमम पावर 1 है, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पर 1 है। 3 की मिनिमम पावर 0 है क्योंकि ये 20 में नहीं आ रहा। 5 की मिनिमम पावर 0 है क्योंकि ये 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो HCF जो है, HCF किसका, 6 और 20 का आपके पास आपको मिलेगा 2। अगर ये आपको अच्छे से नॉन है, आप इससे मेथड से अच्छे से वाकिफ हो, तो आप ये वैल्यू ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो 3 की मिनिमम पावर है, अगर 3 फैक्टर ही नहीं है 6 और 20 में, 6 में है 20 में नहीं है, तो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर 0 है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अगला देखो एलसीएम। एलसीएम के लिए हम जस्ट अपोजिट करते हैं। HCF में देखते हैं अपन मिनिमम पावर, एलसीएम में हम देखेंगे मैक्सिमम पावर, यानी 2 जो मैक्सिमम है वो 2 टाइम आया है, 3 की मैक्सिमम वैल्यू 1 पावर में है, 5 की मैक्सिमम वैल्यू 1 पावर में है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 5, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, अब एक होती है इनको वेरीफाई करना कि जो हमने जो HCF निकाला है वो सही है या गलत है। तो उसका देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। ये फॉर्मूला वेरिफिकेशन में के काम आता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग हो जाएगी, तो मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला कई बार काम में आ सकता है, या ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 6, सेकंड नंबर हमारे पास है 20, और यहाँ पे एलसीएम हमारे पास है 60, HCF है 20। तो ये भी देखो 120 होता है और इधर भी 120 है, यानी एलसीएम और सॉरी RHS इक्वल्स टू LHS, सो इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है 96 और 404। तो देखो 96 को प्राइम फैक्टराइज अपन करते हैं तो ये आता है 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर ये बनता है 2 4, फिर बनेगा ये 12 6 3, और ये इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो 96 को आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, 2 टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, सिमिलर मेथड से 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखेंगे अपन तो 202 101, और 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको आप लिख सकते हो कितना, 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 101। अब आप देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन HCF की। HCF की अगर बात करते हैं हम तो देखो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर की मिनिमम पावर वाले प्राइम फैक्टर हम यूज करेंगे। जैसे 2 की मिनिमम पावर जो है 2 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, 2 वाली पावर लेंगे। 3 की मिनिमम पावर यहाँ पे 0 है, 101 की मिनिमम पावर यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा 2 की पावर 2 के साथ, यानी HCF आ जाएगा 4। सिंपल। एलसीएम जो है को हम कैसे यूज करते हैं, इसकी मैक्सिमम पावर के साथ, यानी 2 टू पावर 5, 3 टू पावर 1 एंड 101। ठीक है,
ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 303 और 2 टू पावर 5 होता है 32। मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा 606 और ये 909, आंसर आ जाएगा 9696। तो क्या आप इसको इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हो? मेरे ख्याल से कर सकते हो। तो आप वो काम अपनी एज ए प्रैक्टिस आप इसको वेरीफाई जरूर करना। आगे देखते हैं 67220। तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 72 को आप लिखोगे तो ये होता है 36, फिर 18, फिर 9, फिर 9 के लिए आप लिखोगे 3 इंटू 3, यानी इसको आप लिख सकते हो 2 टू पावर 2 और 3 टू पावर 2 टू पावर 3 और 3 टू पावर 2। चल जाएगा काम। अब आते हैं 120 पे। तो 120 को आप क्या लिख सकते हो 60 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 15, फिर 5 और 1। ये हो गए 120 के प्राइम फैक्टर, यानी 2 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो आसान से है, हम ये पहले कर चुके हैं, लेकिन हमारे 1.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से ही तो हमें एक बार इनको सॉल्व करना है, जिससे हमारी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। तो HCF के लिए हम क्या करेंगे मिनिमम पावर्स को देंगे, यानी 2 की मिनिमम पावर 2 है, 1 है, और 3 की मिनिमम पावर भी 3 ही है, 1 है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है। फिर एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे मैक्सिमम पावर यूज करेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर 3 आ रही है अपने पास, 3 की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है अपने पास, और 5 की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। ये हो जाएगा आपका 8, फिर ये बन जाएगा कितना 9, और ये बन गया 5। ठीक है। 9 5 जा 45, 45 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 40 और 360। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन के साथ में आप इनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। आप उससे पहले भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपको जब वीडियो लाइव हो जाए तो आप उससे मैच कर सकते हो या अपने आप को री इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या कमी है, क्या और हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।